हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं सनम। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इस चैनल पे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 पर इंटरप्रिटेशन 3 वर्ड्स का, फैक्ट, रिलेवेंट एंड फैक्ट एंड इशू का। अगर आपने इन 3 वर्ड्स का इंटरप्रिटेशन निकालना सीख लिया, इन 3 वर्ड्स का मतलब पता चल गया, तो आप इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 पढ़ने में आपको बहुत ईजी हो जाएगा। स्टार्ट करने से पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लीगल नॉलेज में। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरे आने वाली सारी वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएं। तो चलिए फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है फैक्ट। फैक्ट क्या होता है? फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स, यानी कि जो इंक्लूड है इस एक्ट के अंदर। क्या क्या इंक्लूड है देखते हैं। फर्स्ट है हमारा एनीथिंग, मतलब कोई भी वस्तु। स्टेट ऑफ थिंग मतलब वस्तुओं की अवस्था। और रिलेशन ऑफ थिंग मतलब वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा हुआ है। और मतलब इसका मतलब जो है, कोई भी फैक्ट, कोई भी वस्तु या कोई भी रिलेवेंट करता हो उस वस्तु से, कोई भी चीज़ हो उससे रिलेट करती हो वो वस्तु। और सेकंड है एनी मटीरियल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज इन कंसल्स, मतलब एनी मटीरियल कोई मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को हो, मतलब कोई भी ऐसा मटेरियल, कोई भी ऐसी कंडीशन, मतलब कोई भी ऐसा कंडीशन आ गई हो जो पर्सन उसको समझता हो, उस पर्सन उसको समझ सकता हो, उसके सामने हुई हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो, वो आएगा। अब इसके लक्षण देख लेते ताकि आपको मेनली क्लियर हो जाएगा इससे। सबसे पहले दैट देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट, यानी कि यह है कि अमुक अवस्था में अमुक क्रम, यानी कि सर्टेन ऑब्जेक्ट, सर्टेन टाइम, सर्टेन प्लेस इज अ फैक्ट। यानी कि अगर कोई दुर्घटना हुई है, सॉरी दुर्घटना नहीं कहेंगे, अगर कोई भी एक्ट हुआ है, अगर कोई एक्ट हुआ है तो उस जगह पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, सर्टेन मतलब उसी से जुड़ा हुआ कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑर्डर हुआ है मतलब उसी के रिलेट में वो, पहले वो हुआ फिर वो हुआ तो ऑर्डर वाइज उसी में आया हो, और सर्टेन प्लेस मतलब उसी प्लेस पे हुआ हो, तो वो सब क्या आ जाएगा? फैक्ट। वो सब फैक्ट है। अब सेकंड है हमारा दैट मैन हार्ट शो समथिंग इज फैक्ट, यानी कि यह है कि किसी मनुष्य ने कुछ सुना या देखा तथ्य है। मतलब अगर कोई पर्सन, कोई व्यक्ति, अगर उसने कुछ एक्ट हुआ है, या तो उसने अपनी आंखों से देखा हो और या तो फिर उसने कुछ सुना हो, तब भी हो सकता है। अगर सुना हो तब भी हो सकता है। अगर उसने अपनी आंखों से देखा है तो भी वो फैक्ट में ही आएगा। अगर मान लो कुछ एक्ट हो रहा है, या कुछ ए बी को मार रहा है, सी खड़ा हुआ है, या उसने देख लिया, सी वहाँ से जा रहा था उसने देख लिया, तो फैक्ट में आ जाएगा। मान लो गोली चली, ए ने बी को मारा, सी पास वाली गली से जा रहा था, या वो उस शॉप में था, शॉप के बाहर गोली चली, उसने गोली की आवाज़ सुनी, तो वो फैक्ट में आ जाएगा। अब थर्ड, दैट अ मैन सेड सर्टेन वर्ड इज इफेक्ट, मतलब कि कोई भी व्यक्ति है उसने सर्टेन वर्ड, यानी कि कोई जो वर्ड है
जो वर्ड है, जो उसने कहा है, किसी ने कहा है, वो उसने सुना है। उसने ए ने बी को कहा, मैं तुमको जान से मार डालूंगा। डी ने सुन लिया कि हाँ इसने इसको धमकी दिया जान से मारने की, तो वो हो जाएगा हमारा फैक्ट कि हाँ उसने कहा था। तो ये सब चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये एक फैक्ट बन जाता है। अगर मान लो वो मर गया तो वो इंसान रिलेवेंट फैक्ट बन जाएगा, उसका वो चीज़ फैक्ट होगी कि हाँ इस इंसान ने सुना था। अब आगे बढ़ते हैं हम फोर्थ में, सर्टेन ओमिशन। समझ लो, यानी कि उसकी राय होनी चाहिए उस पर। सर्टेन ओमिशन, सर्टेन इंटेंशन, मतलब उसकी इंटेंशन भी होनी चाहिए वो करने की। एक्ट इज़ अ गुड फेथ यूज, यानी कि गुड फेथ में किया हो। समझ रहे हो, अगर दुर्घटना हुई है तो गुड फेथ में की होगी, नहीं तो कैसे होगी। और स्पेसिफिक टाइम पर्टिकुलर सर्टेन इज अ फैक्ट, यानी कि उसी टाइम पे किया हो तो वो भी हमारा रिलेवेंट फैक्ट माना जाएगा। चलिए, आपका फैक्ट क्लियर हो गया होगा कि फैक्ट क्या क्या हो सकता है। हम एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। फैक्ट कोई भी वस्तु हो या उससे कोई भी रिलेट करती हुई वस्तु हो, कोई भी मटेरियल हो, और कोई भी ऑब्जेक्ट हो, सर्टेन ऑब्जेक्ट हो, सर्टेन प्लेस पे हुआ हो, और फिर या तो उस व्यक्ति ने देखा हो, या तो उस व्यक्ति ने सुना हो, या तो सर्टेन वर्ड्स यानी कि वही वर्ड्स हो। इसका मतलब देख लो आप, दैट्स अ मैन सेड सर्टेन वर्ड्स ऑफ इफेक्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ए ने बी को कहा कि मैं तुमको जान से मार दूंगा, सी ने सुना। समझ रहे हो, सी ने सुना कि ए ने कहा कि वो उसको जान से मार देगा, लेकिन सी डी को बताता है कि ए ने बी को ऐसे कहा था कि वो उसको जान से मार देगा, चाकू से मार देगा, उसको पहले इतना पीटेगा कि वो किसी को कुछ बताने के लायक नहीं रहेगा। आप सभी को पता है कोई भी बात अगर आगे जाएगी तो वो बढ़ा चढ़ा के होगी, लेकिन डी अगर वो बताएगा, डी इसका रिलेवेंट फैक्ट नहीं है, सिर्फ सी ही रिलेवेंट फैक्ट होगा, ना कि डी रिलेवेंट फैक्ट होगा उसका। अब आगे चलते हैं। Certain omission, certain intention, act is good faith, use a particular words in a particular sense, or is or was at a specific time particular sense in the fact। ये भी इसमें फैक्ट की एक्टिविटी में आएगा। अब आगे बढ़ते हैं रिलेवेंट में। रिलेवेंट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। रिलेवेंट पे हमारा आगे का पूरा चैप्टर है, जो कि आपने अगर इस रिलेवेंट मतलब समझ लिया, इस रिलेवेंट शब्द का मतलब समझ लिया, तो आप आगे के सारे सेक्शंस को आसानी से कवर कर पाएंगे। जो रिलेवेंट है अब हम पढ़ते हैं। वन फैक्ट इज सेड टू बी रिलेवेंट टू अनदर व्हेन द वन इज कंटेंट विद द अदर, यानी कि इसका मतलब ये है, रिलेवेंट का मतलब ये है कोई भी चीज़, कोई भी फैक्ट, वो फैक्ट जब होगा जब उससे रिलेवेंट करता हो, एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत कहा जाता है। यानी कि एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से रिलेवेंट किया जा सकता है, मतलब रिलेट किया जाएगा कि अगर मान लो ए ने बी को मारा तो बी वहाँ पे था तो वो उसका रिलेटिव बन जाएगा, मतलब हाँ उसने देखा हो सकता है, तो वो रिलेवेंट बन जाएगा, मतलब उससे रिलेट करती हो कोई भी चीज़, कनेक्ट करती हो कोई भी चीज़, तो वो रिलेवेंट फैक्ट की कैटेगरी में आएगा। बट एक बात ध्यान रखिएगा, जो रिलेवेंट होगा उसे रिलेट करता हो डायरेक्टली। जो मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताया था ए बी सी डी वाला, यानी कि ए ने बी को मारा, फिर सी ने सुना या देखा, फिर उसने डी को बताया, फिर डी इज़ नॉट अ रिलेवेंट फैक्ट, ई इज़ अ रिलेवेंट फैक्ट। डी इज़ नॉट अ रिलेवेंट फैक्ट बिकॉज सारी बातें हम वो मानेंगे जो हमने
फैक्ट में बताया है या उसने देखा हो, या ठीक है मतलब उसी ने देखा हो या उसी ने सुना हो, किसी अदर पर्सन से उसे ना समझ में आया हो, किसी अदर पर्सन ने उसे नहीं बताया, उसने खुद ही सुना है। तो ये है इसमें। फिर आगे हम पढ़ते हैं फैक्ट्स इन इशू क्या होता है। फैक्ट्स इन इशू का मतलब क्या होता है, आप बताओ। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ फैक्ट्स इन इशू क्या होता है। फैक्ट्स समझ में आ गए सबसे पहले आपको, फिर उसके बाद फैक्ट्स इन इशू बताते हैं आपको हम। मान लो ए ने बी को, नहीं मैं कोई आपको सिविल का केस बताती हूँ। मान लो ए ने बी पे केस किया कि आगे की प्रॉपर्टी जो थी, जो मैंने तुमसे खरीदी है, उसके मैंने तुमको 5 लाख रुपए ऑलरेडी दे चुके हैं। बी कहता है ठीक है, तुमने मुझे दे दिए, 5 लाख रुपए दे दिए। इट्स नॉट अ फैक्ट, समझ रहे हो? इट्स नॉट अ फैक्ट इन इशू। दूसरी कंडीशन सुनो, ए ने बी से कहा कि ये जो प्लाट है, ये जो मैंने तुमसे खरीदा है, इसके 5 लाख रुपए मैंने तुम्हें इस तारीख को दिए थे। बी ने कहा नहीं, तुमने मुझे कोई 5 लाख रुपए नहीं दिए, किसी भी तारीख को नहीं दिए। इज अ फैक्ट इन इशू, मतलब जिस चीज़ का इशू बन रहा है वो होगा फैक्ट इन इशू। जो सामने वाला पर्सन जो बात से डिनाई कर जाए वो फैक्ट इन इशू आ जाएगा। मान लो मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। कोर्ट में केस चल रहा है ए और बी के बीच में। ए कहता है कि मेरा नाम ए है, बी ने कहा। बी ने कुछ नहीं बोला। ए ने कहा मैं BA पास हूँ, बी ने कुछ नहीं कहा। ए ने कहा मैं CCS यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, बी ने कहा नहीं, ये झूठ बोल रहा है, ये किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाता, ये CCS यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाता, ये तो एक मामूली से प्राइमरी स्कूल में टीचर है। इट्स अ फैक्ट इन इशू। फिर उसको उस फैक्ट को समझाने के लिए, उस फैक्ट को यानी कि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, इस चीज़ को साबित करने के लिए उसको एविडेंस देने पड़ेंगे। भाई अगर वो पढ़ाता होगा तो उसके पास कुछ तो होगा। तो इसीलिए फिर ये होगा हमारा फैक्ट इन इशू। क्लियर है? समझ में आ गया कि फैक्ट इन इशू क्या होता है? जो सामने वाला पर्सन किसी चीज़ पे एलिगेशन लगाता है, किसी पर्सन पे एलिगेशन लगाता है, अगर वो सामने वाला पर्सन डिनाई कर दे तो वो फैक्ट इन इशू में आ जाता है। अब हम आगे पढ़ते हैं, इसमें क्या दे रखा है डिटेल में पढ़ते हैं हम। इसमें आपको अगर समझ में आया हो तो यानी कि सामने वाला पर्सन उसको मना ही करेगा तो ही वो होगा, यानी कि उसके राइट, जो उसकी लायबिलिटी होगी, डिसलायबिलिटी होगी, वो सभी चीज़ें इसमें आएंगे। जो चीज़ें आ रही हैं, जो चीज़ें नहीं आ रही हैं, वो फैक्ट इन इशू में ही बताया जाएगा और समझाया जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सारे फैक्ट्स क्लियर हो गए होंगे। आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस मिल जाए और इससे आगे की वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगी जिससे आपको समझ में आ जाए। थैंक यू सो मच।